रीजनिंग साथ, ठीक है। व्हाई आई स्टार्ट विद assertion रीजनिंग, अभी क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, assertion रीजनिंग पे कंफ्यूज नहीं होना, इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट। assertion रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आएंगे, बट थोड़ा बहुत आपको आता हो। तो 15 जान तक आपके पेपर्स हैं या नहीं है, आई वुड ऑलवेज टेल यू, प्लीज पेपर्स भी चल रहे हैं ना, अगर आपके रिविजन टेस्ट चल रहे हैं, बीच में 1 घंटा मैथ्स जरूर आना। मैथ्स को मत छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट पे जाओ ना जाओ ट्यूशन के लिए, यहाँ मैथ्स में 1 घंटा 1.5 घंटा जो है, वो आप अपने ब्रेक समझ कर ही आ जाओ। उसमें मुझे बता देना मैम टेस्ट नहीं करना, मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चन दे दूंगी करने को, ठीक है। आपके स्कूल के टेस्ट चलेंगे ही चलेंगे, उसको आई कैन नॉट हेल्प इट, वो देने भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो प्री बोर्ड्स नहीं है, आपके रिवीजन टेस्ट ही चल रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कम हियर फॉर अ क्लास। क्लास में आकर बैठना ही है, ठीक है। और 1 घंटा 1.5 घंटा, वैसे मुझे पता है इतनी प्रैक्टिस घर पे अगर नहीं कर रहे हो, वो 1.5 घंटा मेरे पास आकर प्रैक्टिस करनी है इन बिटवीन एग्जाम्स की। समझ में आ गया? 3 से 4:30 का टाइम तभी रखा था, थोड़ा सा ये ब्रेक टाइम हो जाता है, घूम फिर भी आना, 1-2 चक्कर भी मार लेना, गेड़ी भी हो जाए करेगी, है ना। वैसे भी जाते हो ना, घर से निकलने का बहाना चाहिए होता है। मैं आपको सच में कह रही हूँ, 1-1.5 घंटा पर मेरे पास आना है। एब्सेंटीज की लिस्ट रोज जाएगी, कौन नहीं आया क्लास में। समझ में आ गया? कौन नहीं आया है वो क्लास में पूरी लिस्ट जाएगी। बट आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट हियर, एंड आई विल टेल पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर बच्चा जा रहा है घर से बोलकर, तो कंफर्म करें कि क्लास में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, 21 मार्च पेपर है, 27 को आपका फेब से स्टार्ट ही है पेपर। उसके बाद तो सच में पढ़ना ही शुरू हो जाएगा। 4 मार्च के बाद फिर से आपकी क्लासेस लूंगी मैं इन बिटवीन। एसएससी इतना कोई नहीं पढ़ने वाला, 10 दिन इतना कोई नहीं पढ़ने वाला, पूरा पूरा दिन वो बेटा हो जाएगा इन एनी केस। तो 1 घंटा बीच में क्लासेस में लगाऊंगी ही लगाऊंगी, ठीक है। उसमें आपकी रिविजन, आपके डाउट्स, कोई सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व करवा लिया, या 3 घंटे का एक पेपर ले लूंगी इनमें, ठीक है ना। मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर कर लो। मैथ्स में ना सच में कहती हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड कहती हूँ, टेस्टिंग तो होती ही है, लेकिन टेस्टिंग से ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिस की। मैथ्स में अगर समझ में आना शुरू हो जाए ना, तो टेस्ट मतलब अपने आप निकल जाते हैं, आपका पेपर भी निकल जाता है, ठीक है। तो टेस्टिंग आपकी अभी भी मैं ले रही हूँ, ट्राइंगल्स में चैप्टर टेस्ट लूंगी, और इन बिटवीन मैं फिर 2-3 चैप्टर्स का टेस्ट बनाकर आपको दे दिया करूंगी, ठीक है ना। 2-3 चैप्टर्स इकट्ठे जान में हम यही करेंगे। फेब ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद फुल लेंथ टेस्ट, 3-3 घंटे के टेस्ट होंगे फुल लेंथ के, ठीक है। चलो, अब हमें करना था, मैंने आपको ट्राइंगल स्टार्ट करवाया था, स्क्रीन चल रहा है ना, वो क्या हो गया, अच्छा। ट्राइंगल स्टार्ट करवाया था, हाँ। ये ले लो। ट्राइंगल्स में, हाँ डाउट तुम बताओ अपने क्या थे, मुझे पेपर ही सेंड कर दो, प्रिंट आउट दे दो मुझे अभी फिलहाल, ग्रुप में सेंड कर दिया करो जो भी है। 25, 26, 27, चलो यही करो। चलो, इसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल से पहले, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम रियल नंबर्स, एक्सप्लेन बाय 7 into 13 into 11 +11, ये वाला, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 +3 are composite numbers। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे आप, कौन सी थ्योरम यूज करते हैं रियल नंबर्स में? पहले तो आपने लिखना है फंडामेंटल, ये एक 4 वर्ड ना अपने क्वेश्चन में आगे पीछे ऊपर नीचे आपको लगाने ही है, इसको नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो नंबर है ना, 2 नंबर्स का सम है, इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि कैलकुलेट नहीं करना, प्लस माइनस करके आप बताओ, ठीक है। वो सब नहीं है कि पहले प्लस किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर आपने देखा फैक्टराइज होता है कि नहीं, प्राइम है कि नहीं है, वो चेक नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर दिया हुआ है 7 × 13 × 11 + 11, आपने 11 कॉमन लिया, 7 × 13 + 1, ठीक है। अब इसमें से एक नंबर है 11 और दूसरा नंबर ये बनकर आया, आया ना 7 × 13 + 1, ये नंबर बनकर आया ना। तो ये क्या हो गया, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, लेट मी से वो नंबर x है, नेचुरल नंबर ही होगा, कुड बी 3 4 5 6 43 48, कुछ भी आ सकता है वो मल्टीप्लाई करके, 91 + 92, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, वो मल्टीप्लाई कुछ करके कुछ भी नंबर आ जाए, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, जो कि प्राइम नहीं है, जो कि आपस में वन नहीं है ना, दिस इज नॉट वन, दिस विल नॉट ऑल्सो नॉट बी वन। तो इसका मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि जब भी कोई कॉम्पोजिट नंबर होता है ना, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ब्रॉडली ये कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जब भी आपको बताना है ना कॉम्पोजिट है कि नहीं है, आपको दिखाना है कि ये टू नंबर्स का प्रोडक्ट बनकर आ जाता है, ठीक है। दोस टू नंबर्स आर यूनिक, that except for the order in which they repeat। कल आप लिखो कि 2 × 3 6 होता है, नहीं जी हम लिखे 3 × 2 6 है, तो ये बात एक ही है, बात 60 हो रही है, हमारे पास नंबर जो बन के आ रहा है वो 60 है। तो दैट मीन्स अगर मैं 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, मैं इसको 7 × 13 + 1 करके × 11 लिख लूं, तब भी मैं यही कहूंगी कि एक सिंगल नंबर बन के आ रहा है, एक इकलौता एक कॉम्पोजिट नंबर बन के आए। समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिखोगे 7 × 13 × 11 + 11, 11 कॉमन लिया, लिखो, लिखा सबने ये 11 कॉमन लिखने के बाद बस ऐसे आपने इसको लिखना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। और इसके बाद हम चिपकाएंगे अपनी ये वाली लाइन, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही है, वो तो बेटा एवरी रियल नंबर है ना। तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगी, तुम जो पूछ रहे हो तुम्हारे पेपर में जो आया था, है ना, वो बता देती। By fundamental theorem of arithmetic, 7 × 11 × 11 + 11 is a composite number। तुम्हारे पास डिपेंड नहीं, हाँ बस चलता नहीं है, क्या फायदा है। हमारी मम्मी से मैं बात करूंगी आज को। नहीं ये जरूरी है, मुझे पता ही नहीं फीस है, तुम चुपचाप से ले आए और बताओगे उनको जाकर वही, है ना। हाँ उनको लगेगा मैंने फीस ले ली पूरी, ऐसे कैसे बात नहीं करूंगी। हाँ उनको बताना तो चाहिए ना, नहीं पता, इसने मुझे पैसे ऐसे निकाल के दे दिया, मतलब दिस इज, बच्चे मेरा तो फायदा ही करा था ना तू, है ना, मैं चुपचाप से रख लेती, क्या होता। पर तुम इतना भी थॉटफुल नहीं हो कि तुमने पैसे से निकाल के मुझे दे दिए और उसके बाद कह रहे हो कि मैं मम्मा से बात भी ना करूं, मतलब उनको ये इंप्रेशन जाएगा ही जाएगा कि मैंने पैसे रख लिए। हाँ मैं हैरान हूँ, मतलब ठीक है लेने की बात तो अलग होती है, देने में तुम ऐसे मुझे फीस पकड़ा रहे हो। नहीं उसने सादिया मैम ले लो, कहते लो, और कहा भी नहीं कि मैम 1000 रिटर्न करोगे, मैंने पूछा मैं कहा इतना क्यों दे रहे हो, कहते मैं आपकी फीस है। वेरी स्ट्रेंज। ये ध्यान रखो, ये सच में तुम्हारा, ये सच में मतलब आवारा होने का साइन होता है कि आवारा हो तुम। और सच में दिस इज वेरी बैड, हंसने की बात नहीं है, ये जो सब हंस रहे हैं ना, ये तुम्हारे को शुभ चिंतक नहीं है। हाँ ये साथ हो ना हो, पर तुम उस लेवल पे जा रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम पेमेंट कितनी दे रहे हो और बस खत्म काम। इस मामले में तो वैसे ही बहुत हर कोई वो होता है, नॉट अ 5 year old किड के ठीक है कुछ भी बेवकूफ बना दे, इतना तो तुम हो नहीं, है ना। हाँ अच्छा इसमें से अब क्या करेंगे बताओ, थ्री कॉमन लेंगे, थ्री कॉमन लिया, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया। बस वही बात, बाय फंडामेंटल थ्योरम, अब मल्टीप्लाई करने मत बैठना, होगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
हम्म, क्या बच्चे मल्टीप्लिकेशन में है ना, मैंने ये 3 और ये 3 लिया कॉमन, प्लस में नहीं है, ये ऐसा नहीं था 7 + 6 + 5 + 4, तब आप कॉमन ले ही नहीं सकते। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि इसमें भी एक 3 है, ये 3 × 2 है, ये 2 × 2 है, इस तरह से है ये सब। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन है, वो लिख लो अभी, क्योंकि हो जाएगा, बार बार वो रिपीट होके आ रहा है। तुमने मुझे ग्रुप में भेजा था ना पेपर, पेपर तुमने मुझे कैसे सेंड किया? हाँ, मिल गया। चलो लिखो। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मान लेना, क्योंकि 1 मार्क में यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखो लिखा हुआ है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्वेश्चन है ये, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स q स्क्वायर, मैंने क्लास में कराया होगा, एंड इट डिवाइड्स q स्क्वायर, q इज मोर देन 0, देन p डिवाइड्स q, वैसे तो बहुत आसान है, p डिवाइड्स q, q स्क्वायर डिवाइड्स p स्क्वायर, q डिवाइड्स p स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान चीज मैं क्या करवाती हूँ, कैसे करना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा, हाउ विल आई स्टार्ट सॉल्विंग इट, कैसे करेंगे इसको? हाँ, क्या कितना लगा दिए? ये चल जाएगा। चलो यूट्यूब पे सर्चिंग ही है। तो हाउ विल आई फाइंड इट दैट p डिवाइड्स q, और क्या आंसर होगा? सबसे आसान मैंने आपको क्या सिखाया, जब ऐसे वेरिएबल्स आते हैं क्या करना चाहिए, टेक वैल्यूज। p प्राइम नंबर है, ले लो 2, इट डिवाइड्स q स्क्वायर, q की कोई भी वैल्यू ले लो जो डिवाइड करती है, जिससे वो डिवाइड 6 ले लिया, 6 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। अब बताओ क्या है, q मोर देन 0 भी ले लिया, देन p डिवाइड्स q, 6 और 2 डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा? हाँ, नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि p तो प्राइम नंबर है, p के और फैक्टर्स नहीं है, p ने q को डिवाइड भी कर दिया, मतलब q से आपने ऐसे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो q स्क्वायर को भी तो p डिवाइड करता है। समझ में आ गई बात, कि अगर q स्क्वायर को कर रहा है, दैट मीन्स q इंटू क्यू बाय p लिखा तो ये कट जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर वो q को, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, he divides q square as well। जो फैक्टर्स इस वाले q में है वही फैक्टर्स इस q में होंगे। p जो है इसका मतलब q स्क्वायर का फैक्टर है, p इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो अगर p q स्क्वायर का फैक्टर है, p इज अ फैक्टर ऑफ q एज वेल। समझ में आ गया? राइट, चलो नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। सम ऑफ 4 कंसेक्टिव टर्म्स, सम ऑफ 4 consecutive terms in AP is 32, and the ratio of product of first and last term to product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. करो सॉल्व। तुम ये भी सॉल्व करो साथ में। हम्म, चलो करो सॉल्व ये। 4 कंसेक्टिव टर्म्स अगर आपको नहीं भी पता कैसे लेनी है, अदरवाइज आप कैसे लोगे क्वेश्चन को?
हम्म, नीचे का पाई आर स्क्वायर लेना है, नीचे का, इस वाले बेस का। ऊपर का तो वो खाली हो गया क्योंकि ये एग्जैक्ट ऊपर को किया हुआ है। अगर यही छोटा होता तो ऊपर का भी लेते, जिसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। हाँ जी, क्या करेंगे, चार टर्म्स को कैसे लेते हैं एपी में? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें आप लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। एपी का क्वेश्चन 3 मार्क्स में कुछ भी हुआ ना, ये लिखना है लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो आपको बताया जा रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 32। वो ले सकते हैं, पर अगर नहीं आता किसी को, वो तो कंडीशनल हो गया ना कि आता है तो फिर हम सॉल्व करेंगे। अगर पेपर में ये दिख जाता है और नहीं सॉल्व हो रहा, तो ऐसे करो, सोचो मत कि 4 टर्म्स कैसे लेते थे, यार याद नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ कैलकुलेशंस बढ़ेंगी, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 6d इज इक्वल टू 32, 2 कॉमन लिया, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 16। अब लेट्स में क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ, a इंटू ए प्लस 3d। ठीक है, टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू टर्म्स। क्या रेशियो दी हुई है? अब मल्टीप्लाई कर ले इसको, करो, इतना तो कर सकते हो, फटाफट से मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर 3ad। अब इस केस में बेटर यही रहेगा, एक बार तो ऐसे ही कर लो। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर ए डी प्लस 2ad प्लस 2d स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। सिर्फ एक आरूस एब्सेंट है ना, बताओ। किसका कॉमन डिफरेंस 1 क्यों लिया? कंसेक्टिव टर्म्स एपी की है, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, दोनों में फर्क है। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है तुम्हारा पूछने का, और ये कंफ्यूजन होती भी है। तो आई विल नॉट से कि ऐसा कैसे पूछ लिया, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी हम a+1 a+2 लेते हैं, वो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स होते हैं या कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं। ये एपी की टर्म्स कहीं है, तो कॉमन डिफरेंस हमें क्लियर नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है पूछने वाला। अब ये तो पहले बताओ एब्सेंटी, एक तो है अंबिका। हाँ जी, मल्टीप्लाई किया इसको, अब ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 3ad इंटू 15, 7a² प्लस 3ad प्लस 2d², यही होता है। अब यहाँ पे सॉल्व किया, 15a² प्लस 45ad इज इक्वल टू 7a², 21ad प्लस 14d², 8a²। 45ad में से 21 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 24, 24ad प्लस माइनस 14d²। 2 कॉमन ले लिया, 4a² 12ad माइनस 7d² इक्वल टू 0।
ठीक है, अब आपके पास दो सिचुएशंस है, दो इक्वेशंस है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 16। तो a की वैल्यू ले ली, क्लियरली ये मेथड लंबा है, यहाँ पे पुट किया 4 16 माइनस 3a 3d बाई 2 होल स्क्वायर 12 16 माइनस 3d बाई 2 इंटू d माइनस 7d स्क्वायर, है ना, लंबा मेथड है ना। अब समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये कॉन्सेप्ट है, इसे लिख लो, याद करके लिखो, 4 कंसेक्टिव टर्म्स इन अ 3, पहले तो लिखो 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन एन एपी, 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन एपी कैसे लेते हो, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा ना कंसेक्टिव टर्म्स का, एक बात याद रखना, कंसेक्टिव टर्म्स का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो हमेशा साथ में ना उनका सम बताया जाए, ठीक है। ये लेना क्यों जरूरी होता है, क्यों आसान होता है, आपको जब भी कंसेक्टिव टर्म्स 3 4 5 6 7 जितनी मर्जी दी जाए, आपको उनका सम बताया होगा। सम अगर हम इन टर्म्स का लेते हैं ना, आप कुछ भी सम ले लो, आपका डी जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, हमारा पर्पस क्या है कि जो हम टर्म्स ले रहे हैं ना, उसमें हमारा डी जो है ना, कॉमन डिफरेंस, एक वेरिएबल खत्म हो जाए, ए की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंड दिस ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, आपने जो 3 टर्म्स लिया ना, उसमें हमारी फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, ए जो है वो सेकेंड टर्म है। समझ में आ गया, कंफ्यूजन क्या होती है, आप कहते हो ए आ गया, अच्छा जी फर्स्ट टर्म आ गई, वो फर्स्ट टर्म नहीं आई है। समझ में आ गया इतना, वो फर्स्ट टर्म नहीं आई है, वो इस एपी की मिडल मोस्ट टर्म है, राइट। अब ऐसे ही अगर 4 टर्म्स लेते हैं, और यही क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, ये याद कर लेना, बेटा उसमें ना वही तो कह रही हूँ ना, आप इनको ऐड करोगे तो आपका डी कैंसिल आउट नहीं होगा, सम मान लो 33 दिया हुआ है, तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 3d इज 33। यहाँ पर तुम क्या करोगे, a माइनस डी प्लस a प्लस सी, 33 आ गया। तो तुमने जब इसको कैंसिल किया तो क्या बन गया, 3a इज 33, a इज इक्वल टू 11, आपके पास ये टर्म 11 आ गया। अब जो सेकंड इन्फॉर्मेशन के साथ आप इक्वेशंस फॉर्म करोगे, उसमें सिंगल वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स के साथ काम नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ 4 टर्म्स इन एपी कैसे लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे 4 कंसेक्टिव टर्म्स के साथ, 4 कंसेक्टिव टर्म्स इन एपी, ठीक है। अब क्योंकि ये 4 जो है ना वो इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या लेंगे, जैसे 4 है ना, इवन नंबर है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, सर्कल डिवाइड करोगे बैठ के, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये कंसेक्टिव है, 2d डिफरेंस है। तो इवन टर्म्स में ना कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d होता है, इसको प्लीज याद ही कर लो। इसके लॉजिक को अगर नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आपको 6 टर्म्स आने से रही, अगर आएंगी भी तो 6 टर्म्स है ना, ये हो जाएगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, ये होती है 6 कंसेक्टिव टर्म्स। समझ में आ गया। 5 टर्म्स को क्या लिखोगे बताओ, 5 टर्म्स क्योंकि ऑड है, मीडियन किया हुआ है, तो एक मिडल मोस्ट टर्म होगी, 5 टर्म्स है ना। इसके बाद कौन सी आएगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, इससे पहले कौन सी होगी, a माइनस डी, a माइनस 2d। समझ में आ गया, ये 3 4 चीजें लिख लो सो दैट यू रिमेम्बर। 3 टर्म्स है तो हम लिखते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, 4 टर्म्स में ये 4 टर्म्स लेते हैं, और 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए आइडली। 5 टर्म्स में आई राइट दिस, 6 टर्म्स में नहीं आ सकता, इतना नहीं आएगा, आपको आना नहीं चाहिए, बट मैं वही कह रही हूँ ना, मैं कह दूं नहीं आएगा और पेपर में दिख जाए, तो इस तरह से लोगे, अंडरस्टैंड द पैटर्न। इवन में क्या लेते हैं, ऑड में क्या लेते हैं,
ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से करो। सम दिया हुआ था ना 4 टर्म्स का, कितना? सम ऑफ 4 टर्म्स 32। बनाओ इक्वेशन अब। 4 कंसेक्टिव टर्म्स का सम दिया हुआ है ना, तो आपने लिखा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस ए डी, पर लिखना है ऊपर लेट द 4 कंसेक्टिव टर्म्स बी, ये उसमें a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आ गया? हम लिखेंगे लेट द 4 कंसेक्टिव टर्म ऑफ एपी, ये बहुत जरूरी है लिखना, ऑफ एपी बी a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन चारों को आपने ऐड किया। अब वंशिका देखो, इन चारों को ऐड किया, आ गया 32। अब देखो ये 3d माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गए, क्या बन गया? 4a इज इक्वल टू 32। a की वैल्यू क्या आ गई? 8। ठीक है, तो आपकी चारों टर्म्स अब क्या बन जाती हैं? 4 माइनस 3d 4 माइनस डी 4 प्लस डी 4 प्लस 3d 8, सॉरी। चार टर्म्स बुलाना और चार लिख दिया। ठीक है, नाउ द 4 टर्म्स विल बिकम 8 माइनस 3d 8 माइनस डी 8 प्लस डी 8 प्लस 3d। अब मैंने खुद सोचा कि मैंने 4 क्यों लिखा, दिस इज व्हाट आई मीन। उसने मुझे पूछा मैम 4 कैसे हुआ, तो मैंने सोचा कि हाँ मैंने 4 क्यों लिखा, बिकॉज आई स्पोक 4 एंड आई रोट 4। समझ में आ गई बात? ये दिस इज व्हाट आई से, जब आप एक गलती कर रहे हो तो सोचो उस गलती को मैंने क्यों किया है, राइट? चलो अब आ जाएंगे, अब क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, 8 माइनस 3d 8 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस d 8 प्लस d, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। सॉल्व करना आसान हो गया, हुआ कि नहीं? दोनों सिचुएशंस में इजी यही रहा कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। तो पेन बैकअप में लेकर के नहीं आते हो? मैथ्स की क्लास है, बिना पेन के क्या करोगे? तो जो पैसे लेके जा रहे हो उनको पेन दिला के रख दो यहाँ पे सबके लिए। फिर से कारू शास्त्री अरे कम देता। चलो नेक्स्ट अब सॉल्व करो डी की वैल्यू। 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर। फोर आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू आपके पास आ ही गई थी, डी जो है वो +2 भी हो सकता है, ए 8 नहीं, हाँ, डी की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने टर्म्स ली थी 8 माइनस 3d 8, बेटा ऑर्डर अलग होता है, ठीक है, ऑर्डर अलग होगा। तो अगर हम +2 लेते हैं तो 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 3d 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। -2 में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, टर्म्स कुड बी 2 6 10 4 और 14 10 6 2।
दोनों लिख कर आनी। Therefore, the four consecutive terms could be 2, 6, 10, 4 or 14, 10, 6, 2। समझ में आ गई थी? अब एक लास्ट है इसका डाउट, समझ में आ गया ना ये सबको? नेक्स्ट लिखो, अब ये प्रूव करना है। cot थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा -1 अपॉन cot थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा +1 इज इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा लिखा हुआ गलत होगा, 1 प्लस cos होगा ये। फिर हो जाता है cot लिखा हुआ है ना, cot नहीं होगा, cot बाय साइन नहीं होगा ना, cos बाय साइन होगा, होना ये चाहिए। तो मैं गलती कहाँ लगी थी, ये आता था 1 बाय cos बाय साइन। चलो करो सॉल्व। ये क्या करेंगे इस केस में? अब तो इतनी बार कर लिया ये क्वेश्चन, चेंज टू साइन एंड कॉस। कॉट में तो है ही है ऑलरेडी, कॉट में ऑलरेडी है। चलो साइन एंड कॉस करोगे लंबा हो जाता है वो। आपने वो किया हो ना 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल का भी है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो वहीं से है। इस 1 की जगह क्या लिखेंगे? कॉट और कोसेकेंट में आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो आप साइन कॉस में करो उससे लंबा हो जाता है, हो तो उससे भी जाएगा पर वो कॉस तो हो ही नहीं सकता। कर सकते हैं पर ऑलरेडी है ना, ये तो डिवाइड करके हम कॉट और कोसेकेंट में लेके जाते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो साइन और कॉस में करोगे आपके पास वन वही सिचुएशन जाएगी। ठीक है, मैं वो भी करवा देती हूँ, उसमें थोड़ा लंबा जाता है, इसमें सिर्फ रैशनलाइजेशन है। चलो और यहाँ तो अब इसमें हम क्या करेंगे? कॉट थीटा, अब इसको ना याद ही कर लो कि जब भी ऐसे 3 टर्म्स का क्वेश्चन आए, कॉट को सीकेंट नहीं है या सीकेंट टैन नहीं है तो उसमें कन्वर्ट करो, अगर है तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाओ। समझ में आ गया? इसमें आपको याद ही करने हैं, अब मेथड, ये ट्रिक याद कर लो कि अगर तो ये क्वेश्चन साइन कॉस में है, 3 टर्म्स का क्वेश्चन है ना, और अगर ये साइन कॉस में है तो हम क्या करेंगे? इसको कॉट को सीकेंट में या सीकेंट टैन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके। कॉट को सीकेंट करना तो डिवाइड बाय साइन। समझ में आ गया? अगर इसको, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा में, या तो आप इसको कॉट थीटा को सीकेंट थीटा बनाओगे या सीकेंट या टैन थीटा। कॉट को सीकेंट बनेगा डिवाइड बाय साइन थीटा, सीकेंट टैन बनेगा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये 3 टर्म्स का कॉट और कोसेकेंट में दिया हुआ है और ये जो 1 दिख रहा है ना, इसकी जगह या तो ये आइडेंटिटी लगेगी अगर कॉट कोसेकेंट दिया हुआ है, और अगर सीकेंट टैन दिया हुआ है तो आइडेंटिटी लग जाएगी सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? सिर्फ इन द न्यूमरेटर इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा +1। तो कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस किया कोसेकेंट थीटा, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लगेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट +1। हाँ जी दामिर बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
हर गुण बताओ नेक्स्ट। हाँ, कॉमन कौन सा लेंगे बच्चे? कॉट प्लस कोसेकेंड। अच्छा, और इसमें से कॉट प्लस कोसेकेंड कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब क्या होता है? यहाँ क्या रह गया? 1। कल बताया था ना मैंने, आपको बताया था टाइम्स क्लास को, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, दो टर्म्स है उसके बाद माइनस साइन, मतलब माइनस साइन क्या होता है? खतरे की घंटी, क्योंकि गलती होती है इससे। हमने क्या करना है? साइंस को चेंज, माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा 1, ये वाली टर्म तो आपने बाहर ले ली, बचा प्लस कोसेकेंड, उसका साइन चेंज होगा माइनस, माइनस कॉट, उसका साइन चेंज होगा प्लस, कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस 1। तो क्या ये तीन टर्म विद साइन इन तीन टर्म्स के साथ मैच करती है? तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, मैं इंडिविजुअल टर्म नहीं कैंसिल कर रही, पूरा एक लंबा सा फैक्टर था। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हो 343 और यहाँ भी दिया हो 343, तो मैं यहाँ से 3 कैंसिल नहीं करी ना, ये 4 कैंसिल किया ना 3 किया, मैंने कंप्लीट नंबर कैंसिल किया। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखा हो 1728 और नीचे भी लिखा हो 1728, तो आप ये 8 से 8 नहीं कट करते हो। ऐसे ही टर्म से टर्म कट नहीं होती है, डिजिट है, आप कंप्लीट नंबर कट करते हो। समझ में आई बात ये? अब क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा, कॉट को अब क्या लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड में साइन कॉस दिया हुआ है, कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और कोसेकेंड क्या होता है? हाँ बच्चे, नहीं बच्चे, साइन और कॉस में है, तो अगर कॉट को चेंज नहीं करोगे ना, हाँ, तभी मैंने कहा था ना आंसर कॉट में नहीं आएगा। अब आया आंसर, 1 प्लस कॉट नहीं आ सकता, 1 प्लस कॉस आएगा, प्रिंटिंग एरर है, मतलब राइटिंग मिस्टेक जो भी कह सकते हो, टाइपोस, इक्वल टू RHS हेंस। समझ में आ गया? चलो बुक निकालो। सिमिलर ट्रायंगल्स, कल मैंने ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन करवाया था, समझ में आया था सबको? घर जाके सिमिलर ट्रायंगल्स रिवाइज किया? अगर टेस्ट में किसी के मार्क्स कम आए ना, या ये हुआ कि आता ही नहीं है, बुक के क्वेश्चन आते ही नहीं है, नहीं सॉल्व हुए, मैं सच में कह रही हूँ, मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगी। सिमिलर ट्रायंगल्स घर पे सॉल्व किया था? हाँ जी, नहीं पढ़ाई की? क्यों? तब तुम कहते हो फोन करो तभी मैं पढ़ाई करूंगा? हाँ, दामिर, सिमिलर ट्रायंगल्स किया था? हाँ, कौन सा दूसरा? थर्ड। साथ में बेटा सिमिलर भी करना है, जो क्लास में चल रहा है उसको रिवाइज करो। किया सिमिलर ट्रायंगल? हो गया? आता है? कौन सा आता है चैप्टर बताओ, कौन से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते वाले? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 6.2। एग्जाम्पल 2 मैंने आपको करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवाया था। क्वेश्चन 10 डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में ये आ सकता है। 9th क्वेश्चन तो फिर कहीं ना कहीं से घूम फिर के कर लोगे। 10th में यू रिक्वायर प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि इसने आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें रेशियो ऑफ डायगोनल्स आपको दे दी, ये क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर दिया, ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझना, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आज होमवर्क लेकर करना है काम, तो आपने सिर्फ इन तीन क्वेश्चंस को साइड बाय साइड रख के सॉल्व करना है कि तीनों में फर्क क्या है, तीनों की स्टेटमेंट पढ़ो, तीनों में फर्क क्या है। पहले केस में आपको ट्रेपीजियम दिया था, ये है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसकी रेशियो कहा है इक्वल करो। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या कहा है कि ये ट्रेपीजियम है, गिवन है ट्रेपीजियम है, डायगोनल्स की रेशियो आएगी, उससे प्रूव करो। और ये वाले क्वेश्चन में कहा है ट्रेपीजियम नहीं है लेकिन डायगोनल्स की रेशियो हमें दी हुई है,
इसमें गिवन है कि AO upon BO is equal to CO upon DO. Now show that it's a trapezium. तो आपको पैरेलल प्रूव करना है AB और CD को। समझ में आ गया? ये डिफरेंस क्लियर है तीनों में? तो आपका जो 10th वाला क्वेश्चन है इस बार एग्जाम्स में ये आ सकता है, बोर्ड्स में। फाइन, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ नहीं होगा, या इसे कहा जाए तो ऑब्वियसली सिमिलर से हो सकता है, पर इजी ये बीपीटी से ही होगा। और उसमें हम क्या करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में आई नीड वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल लाइन इन अ ट्रायंगल। ये बीपीटी की ना कहते हैं ना फाउंडेशन है, कि अगर एक ट्रायंगल है ना उसमें एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए। हो जाएगा सिमिलर में वैसा बाउंड्री। हाँ, पर अगर बीपीटी से करना है तो कैसे? किसी बच्चे कहते हैं नहीं मैम बीपीटी से किया हुआ है इसलिए करवा रही हूँ, ये लो। हाँ हाँ, और ये भी आ सकता है। अच्छा, बीपीटी से करना जरूरी क्यों होता है? आपको कह सकते हैं प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेंस प्रूव, ये स्टेटमेंट दी हो। समझ में आ गया? या यूजिंग बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट। समझ में आ गई? आपको थ्योरम देकर साथ में ये क्वेश्चन दे दे तो आपको फिर उसको बीपीटी से ही करना है, सिमिलर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आ गया बात? ये अब आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है हमें वन पैरेलल लाइन इन अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। किसी भी एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दो, चाहे वो AB को करो चाहे CD को करो, किसी एक को कर सकते हैं, दोनों से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है AB और CD आपस में पैरेलल हैं। इन ट्रायंगल ABD OE is parallel to AB by construction। समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस देखना। अब इसमें हम पैरेलल लाइन प्रूव कर रहे हैं, तो बाय कंस्ट्रक्शन मैंने एक ट्रायंगल में ही पैरेलल ड्रॉ किया, वो दूसरे से पैरेलल नहीं होगा, राइट? तो अब यहाँ से बीपीटी क्या हो जाएगी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लिखो और बताओ रेशो क्या बनेगी। ये याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको लेक्चर आ गया स्टेट एंड प्रूफ, जो कि 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। अब 5 मार्क्स से अकेली थ्योरम देने का कोई फायदा नहीं है, साथ में अगर एक क्वेश्चन अटैच ना किया हो। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ। क्या होगी रेशो बताओ? इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये गिवन है, ये हमें निकाल लिया। गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। हाँ, पैरेलल गिवन नहीं है ना, ये और ये पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल नहीं दिया। अगर ये ले लिया तो फिर तो प्रूव ही करना है। अब क्या करोगे, देखो रेशियो में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीओ और डीओ, और यहाँ पर सीओ और डीओ दिया हुआ है। जहां डीओ है उसके साथ लिखा हुआ है सीओ, और बीओ यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, बीओ को ऊपर लेके आना है, सीओ को नीचे। यहाँ से लिख लेंगे ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये इसलिए क्योंकि हमने जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगाया ना, तो उसने रेशियो बी और ओडी का फॉर्म किया, तो मैं यहाँ पर भी रेशियो बी ओ और ओडी का ही फॉर्म कर लेती हूँ। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे अब इसमें, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। कौन सा ट्रायंगल बन गया, एडीसी।
दो पार्ट्स आ गई नॉन पैरेलल इसकी, या जिससे हमने पैरेलल ड्रॉ किया था वहां से। तो ये क्या लगाएंगे आप, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आ गया, AE अपॉन ED, AO अपॉन OC की रेशियो सेम आ गया। अब हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, OE is parallel to CD, OE is parallel to AB, ये कंस्ट्रक्शन थी। OE is parallel to CD, ये है proved above, therefore AB is parallel to CD और ABCD is a trapezium। समझ में आ गया, ABCD is a trapezium। क्लियर है इतना सबको, यहां तक कंफ्यूजन कोई? मार्क्स कटेंगे, ये 3 लाइन तो मतलब क्वेश्चन का आखिरी 1 मार्क है। समझ में आ गया, ये लिखना, क्योंकि प्रूव ही यही करना है। बाकी सब तो आपने स्टेप्स लिखे हैं, मेन आपका प्रूफ ये है कि देखो अब मैंने प्रूव कर दिया ये ट्रेपीजियम है। तो 3 लाइन क्लास, अभी इस क्वेश्चन का पूरा 1 मार्क है। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट है, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो इसके बिगनिंग वाले क्वेश्चन है उनमें डाउट है कोई? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाओ मुझे, सब ड्रॉ करो एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये लो पकड़ो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में हैंस प्रूव्ड ना बीपीटी के बाद दिया ही होगा, हैंस प्रूव्ड दिस। सिमिलर ट्रायंगल्स में केस स्टडी डाल देंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच रूल। अभी करवा देती हूँ वो क्वेश्चन भी। हो गया, प्रॉपर लिख कर दिखा। पता क्या है, मार्क्स तुम्हारे वहीं पे कट जाते हैं फिर। DE इज पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AE, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने एरोस के साथ बता दिया। नाउ प्रूव दैट, जिनके पास बुक नहीं है या इतने आलस कर रहे हैं कि नहीं हमने सर्दी में बुक नहीं निकालनी, उसको ठंड लग जाएगी बुक को, है ना, BF अपॉन FE इज इक्वल टू, या घर पे रजाई में छोड़कर आए हैं कि बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, ठंड लगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। क्यों लेके आए बुक, भूल गए। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बुक्स को कैरी किया करो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, रजिस्टर गुम हो जाएंगे, कोई ढूंढने नहीं वाला रजिस्टर की कहाँ क्या पढ़ाई की थी। ये सारे नोट्स जो है वो बुक में बनाया करो। जैसे मैंने कॉट और कोसेकेंट का लिखवाया ना, वो जहां पर ट्रिग्नोमेट्री है वहीं पर लिख लो। फिर व्हेनेवर यू ओपन योर बुक ना, ये आपके पास खजाना सा होगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। लास्ट मिनट रिविजन में सुबह उठोगे, लास्ट मिनट रिविजन में ये चीजें हेल्प करती है। जैसे 3 क्वेश्चन सिमिलर है, तो जब रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा कि एग्जाम्पल 2 9 और 10 आपस में सेम सेम है, तो इनमें फर्क क्या है। एक क्वेश्चन ये दिया है, दूसरे में क्या फर्क है, उनको अगर मार्क ही नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। समझ में आ गया। तो अपनी बुक्स को कैरी जरूर किया करो, बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन लिखा करो, बिकॉज आपको याद नहीं रहता कि रजिस्टर में यहाँ पे ये लिखा है, वहां पे ये लिखा है, उस डेट की क्लास थी, ये रजिस्टर में की थी, तो यहाँ पर ये सॉल्व किया होगा। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच डिटेल्स। पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे, BA, BAD कैसा, BAD तो बन ही नहीं रहा ट्रायंगल। BDE, BDE में पैरेलल कौन सी आगे बताओ। ABE ले सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। और फिर कौन सा लेंगे, पता क्या करना होता है, दो पैरेलल लाइंस कौन सी है, या तो DE और AC है, इनके साथ ट्रायंगल फॉर्म करो। इसमें बड़ी कौन सी है, AC। AC के साथ ट्रायंगल देखो कौन सा फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ABC। ऑर्डर जो मर्जी हो, अभी फिलहाल हम 1 to 1 में नहीं जा रहे। ठीक है, तो पहले इसमें लिख दो, इन ट्रायंगल ABC कौन सी साइड पैरेलल है, ABC लिया है, DE पैरेलल AC। तो जो आप एक पैरेलल लाइन ले रहे हो ना, उसके एंड पॉइंट आपके ट्रायंगल में होने चाहिए। समझ में आ गया।
ये क्लैरिटी होती है, ये हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ये हमारे मतलब होते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, सो दैट वी नो कि हम राइट ट्रैक पर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। आपने एसी लिखा ना, तो डीई तो नहीं है, ए और सी क्या मेरे ट्राइंगल में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज का होमवर्क है सिमिलर ट्राइंगल्स, कुछ और भी कर रहे हो सिमिलर ट्राइंगल्स जाके रिवाइज करना है, ये चैप्टर रिवाइज करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ, नहीं बीई अपॉन सी। समझ में आ गया? अब मैंने इन दो पैरेलल लाइंस को ले लिया, अब कौन सी रह गई? डी एफ और ए ई। अब कौन लेंगे ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बी ए ई। समझ में आया? दिस विल गो इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अगर ज्योमेट्री को ऐसे समझोगे ना, एक स्टोरी की तरह चलेगी कि अब हमने ए ई के साथ ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो इन ट्राइंगल बी ए ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई फ्रॉम 1 and 2। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस कर लोगे इसमें से? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब आता है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स। एक क्वेश्चन लिखो, सिमिलर ट्रायंगल्स का केस स्टडी है। कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हो? हाँ, ट्रायंगल ड्रॉ करो फटाफट से। ये एक्स वाई जेड, दिस वाज इन लास्ट ईयर केवीएम का जो सितंबर टेस्ट हुआ था उसमें था ये। 15 सेंटीमीटर, दिस इज 75 डिग्री, 21 सेंटीमीटर और ये ए, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 75 डिग्री एक्स, और ये दिया हुआ है 10। ठीक है, these two triangles are similar by which rule? पहले तो यही बताओ। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखो। राइट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। रेशियो बिटवीन ए एंड एन। लास्ट ईयर तो केस स्टडी की फॉर्म में पूरे एमसीक्यू के साथ आया था। हाँ, उसमें तो चलो आ गया ना। रेशियो बिटवीन ए एंड एक्स, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स,
रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द टू ट्रायंगल। चलो आराम से करना, कोई जल्दी नहीं। आई वांट कि लिखो इस चीज को और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्म करो। इसमें लिखा है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 30% diameter length 5 2.2 6.653 6.655 6 12.2 15 into 45 तुमने डिस्कस करने को तो निकाला मैंने गलती कर दी। ये 1.4 से फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्क्वायर बाहर निकाला तो 1.4 का स्क्वायर निकाला है ना। हाँ जी, अब तो क्लैरिटी है ये। ऐसे एस हो गया, ठीक है। राइट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ट्रायंगल्स बताना है, कौन से ट्रायंगल्स होंगे। ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ZXY। ये कैसे लिखा है ये, पहले तो पता है कौन सा एंगल सेम होगा। एंगल A और एंगल X, एंगल A और एंगल X। जो तुम बोल रहे हो मैंने वो लिखा, मैंने कुछ नहीं बताया। ये लिखो, हाँ तुम्हें पता ही नहीं है, ये लिख रहे हो, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर AB और AC की रेशो दी हुई है, यहाँ से हमें ZX और ZY की रेशो दी हुई है, और सॉरी XY और XZ की रेशो दी हुई है ना। साइड्स का दी हुई है, ये 14 और 10 और यहाँ 15 और 21, राइट। 15 और 21 में रेशो क्या होती है, 5:7। यहाँ पर 5 कौन है, 10, और 14 कौन होगा, 7। समझ में आ गया। ये आपका बनता है 5 into 3 और ये बनता है 7 into 3, तो कॉमन फैक्टर 3 है, रेशियो है 5:7, तो यहाँ रेशियो 5:7 बन रही है। समझ में आ गया। जो आपने लिखा होगा AB/AC इज इक्वल टू XY/XZ। समझ में आ गया ना, ट्राइंगल्स में ये रेशियो है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो AB साइड है, दिस साइड AB, ये XY के साथ मैच कर रही है। समझ में आ गया। तो AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, C। XY के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये आपस में इक्वल होंगे। जो हमारी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में साइड आती हैं प्रोपोर्शनल, उनके ऑपोजिट एंगल देखा करो, एंगल के ऑपोजिट साइड देखा करो। समझ में आ गया। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू YXZ। अब इसको जैसे मर्जी लिखो, B और Y मैच करना चाहिए, A और X, C एंड Z। समझ में आ गया ये इतना, क्लियर है इतना। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, रेशियो बिटवीन A एंड X। 3:2, 3:2, 5:7। हाँ जी, 5:7, 3:2। अच्छा, अब देखो करना क्या है। आपके पास है AB/XY इज इक्वल टू AC/XZ। AB की वैल्यू क्या है, 15, XY की वैल्यू क्या है, 10। डिफरेंट ट्राइंगल से देखोगे। समझ में आया है ना, सेम में नहीं। तो यहाँ से AC कितना होगा, 21, XZ कितना होगा, और ये हमारे पास आ गई यहाँ से साइड A और यहाँ से आ गई X। रेशियो इज 3:2।
हाँ जी, रिलेशन का है ना, तो इसको ऐसे शो करोगे, a/x = 3/2। हाँ, ये भी लिख सकते हो, या फिर 2a = 3x, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? और राइट इट प्रॉपरली, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली लिखो। एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, 1 मार्क में है, तो प्रॉपरली लिखो। पेरीमीटर की रेशियो क्या होगी? रेशियो ऑफ पेरीमीटर। क्यों? ये क्वेश्चन लिख लो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाएगा। इन सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि आपको एरियाज वाले नहीं है, एक्सरसाइज 6.4 डिलीट हो चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, सैम्पल पेपर में है, आपके पेपर में भी होगा। इन सिमिलर ट्रायंगल्स, लिखो, इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ पेरीमीटर is equal to ratio of sides is equal to ratio of medians is equal to ratio of altitude is equal to ratio of angle bisector। समझ में आ गया? कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे दिया, उसके मीडियंस ड्रॉ कर देंगे, मीडियंस की रेशियो दे देंगे आपको। अब कहा जाएगा नहीं जी पेरीमीटर की रेशियो निकालो, या कोई एक मिसिंग साइड होगी, उसकी उसकी वैल्यू निकालो। तो जो आपको मीडियंस की रेशियो दी हुई है ना, वही साइड्स की रेशियो है। ये आप प्रूव करते हो क्वेश्चन में, आपके पास 6.3 में बहुत क्वेश्चंस है जहां पे आपने ये प्रूव किया है, प्लस इसको न्यूमेरिकली ऐसे भी सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया इतना? राइट? केस स्टडी ट्रायंगल्स की समझ में आ गई हमें, कि इन केस माय डीपीटी थ्योरम और उसका प्रूफ, अगर हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है ये, तो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स में से केस स्टडी बनकर आराम से, या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनकर आराम से आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर सिमिलर ट्रायंगल्स में आना है, आपके लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करो, पेज 141, क्वेश्चन नंबर 11, पेज 141, क्वेश्चन 11। और इसके बाद जो आसान है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 के साथ मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 14, पर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है? क्वेश्चन 14 इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बीन गिवन। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको पेरीमीटर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? जो थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन 7 फिर भी सीधे से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ले लो, ये अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें फिगर भी नहीं दी हुई। क्वेश्चन 9 स्टिल आई थिंक ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज विद एंगल बाइसेक्टर्स। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों एक जैसे लगेंगे, तीनों एक जैसे है नहीं। ऐसा ही आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मीडियन दिए हुए हैं। ठीक है? आज एक चीज और करवाऊंगी, वो ना पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं, पर है सिमिलर ट्रायंगल थी राइट ट्रायंगल में। ठीक है? पहले करो क्वेश्चन 11। परसों टेस्ट होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का, सैटरडे को।
ठीक है। सैटरडे टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स 3 to 4:30। क्या 11th क्वेश्चन करो, क्या देख रहे हो? लिखो गिवन टू प्रूफ, कुछ तो लिख ले। उधर मत लिख, क्यों तेरी वो कहाँ है? शेयरिंग मत कर, उसकी केयरिंग हो जाएगी, तेरी शेयरिंग ही रह जाएगी। वैसे भी शेयरिंग में मार्क्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं ना हमारे। मार्क्स याद रख और कुछ मत याद रख, फिर शेयरिंग केयरिंग करना। उन्होंने तेरे को मार्क्स ही दे देने अपने पेपर के, दिए मार्क्स उन्होंने कि मेरे पेपर ले ले, शेयरिंग इज केयरिंग। बता दे, फिर तो दे दे, बुक भी दे दे, क्या पेन वगैरह सब कुछ। मार्क्स भी तुम दे देना मुझे। कोई दे रहा है मार्क्स तुझे? तेरे मार्क्स बोलूंगी यहाँ पे सारे हंसेंगे, कौन साथ में आएगा? 6 नंबर बढ़ने के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स है, पास हुए उसके बाद भी। फिर किसको बता रहे हो 6 नंबर बढ़ गए? उससे क्या होगा, बता दे मुझे। आप यहाँ बैठ के चीटिंग करते हो, उससे क्या हो जाएगा? बोर्ड में मार्क्स आएंगे। या तो ना कि इस मार्क्स को जो बोर्ड में रिफ्लेक्ट होना है, हम लोग तो फुल मार्क्स यहाँ लेकर आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। बोर्ड्स में कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे फुल मार्क्स आ रहे थे, चलो। क्लास में चीटिंग करते हो समझ में आती है बात, यहाँ बैठ कर चीटिंग कर रहे हो तो होगा क्या? E is a point on side CB produced a triangle ABC with AB equals to AC। अगर ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होती है तो हम क्या लेते हैं साथ में? ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो तो साथ में हम क्या लेते हैं, मतलब पहली चीज जो हमें स्ट्राइक करनी चाहिए। और अगर एंगल्स इक्वल दिए हो किसी भी दो, एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल दे दिए, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी साइड बाय साइड याद रख लूंगी कि अप्लाई होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो साइड्स इक्वल लेता है, उस चीज को यूज करता है। यहाँ पे आपको साइड्स इक्वल दी हुई है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब क्वेश्चन ऑपोजिट एंगल, जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब पता क्या करना है, क्वेश्चन इंडिविजुअली तो सॉल्व हो जाएंगे, अब आपस में समझना है। आपस में समझना है कि वो डिफरेंट क्यों था, ये डिफरेंट क्यों है। कंफ्यूजन पेपर में ये आती है कि वो लिखा है कि ये लिखे, रट्टा मारा होता है, वो लिखना है कि ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का लिखना है, नहीं समझ में आएगा। तो अब आपने इस तरह से पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन 4 में एंगल दिए थे तो मैंने साइड ली, यहाँ पे साइड दिए तो उससे मैंने एंगल लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं क्या करूं बताओ, ये देख लो, इससे कोई चलता हूँ वरना पेंसिल ले लीजिए। राइट, तो हमारा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आ गया। और एक आपको एंगल और लेना है, कौन सा दिख रहा है? जहां पर परपेंडिकुलर दिख गया ना, ये राइट एंगल वाला ये सिंबल सा दिख गया, मान लेना कि एक राइट एंगल आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स में आएगा ही आएगा। दैट इज व्हाट आई से, सिमिलर ट्रायंगल सबसे इजी है, कॉन्ग्रुएंस से फार इजी है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में फिर सोचते थे कि तीन कौन सी ले, एस एस बनेगा कि नहीं बनेगा, आर एच एस होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो लेने ही दो एंगल्स हैं। और जहां एक 90 डिग्री दिख गया, मान लेना आपका एक एंगल वो इक्वल दे दिया हुआ है हमें। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। बच्चों देखो नाम जो दिया हुआ है ना ट्रायंगल का, सबसे आसान चीज दे दी। तुम सिमिलैरिटी प्रूव करना चाहते हो ना, आपको बता दिया कि ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन के गिवन में ही हमारा प्रूफ है कि आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीडी का एंगल ए, एंगल ट्रायंगल ईसीएफ का एंगल ई आपस में इक्वल है। कर सकते हैं प्रूफ? नहीं समझ में आ रहा? देन मूव टू एंगल बी। एंगल बी ये है और एंगल सी ये वाला है। क्या इसको प्रूव कर दिया हुआ है हमने? ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहले ही है कि चलो मैंने ये ले लिया। अब आप देखो, एबीडी का एंगल डी और एबीडी का एंगल डी और ईसीएफ का एंगल एफ, दो एंगल्स मिल गए आराम से।
तीसरा एंगल तो आप इक्वल प्रूव कर भी नहीं पाओगे, दो ही प्रूव करने हैं, तो आपने लिखा आपके ट्रायंगल के नेम में ही आपको दो जो आपके पार्ट्स हैं, कौन से दो एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं आपस में, वो भी पता लग जाएंगे। आप लिखोगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, या ABD लिखा है तो ECF। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है अबव। और फिर लिख देंगे एंगल ADB इज इक्वल टू, ADB लिखा तो EFC ईच 90, और हमारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA सिमिलैरिटी रूल। समझ में आ गया? हाँ क्या? हाँ तो हाँ? बता दिया, थैंक यू, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, वेरी हैप्पी। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब ये तो मैंने कह दिया कि मैम बोलोगे मैम तो कह रहे थे ट्राइंगल्स का नाम दिया होता है, और उससे हम पता कर लेते हैं कि हाँ जी हमें कौन से दो एंगल्स लेने हैं, कौन सी दो साइड्स लेनी है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। क्वेश्चन 13 में ना ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन 13 में साइड्स दे दी आपको। यही हाल होता है, फोन है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी खुल जाती है उसमें बच्चे। वरना ये ले पकड़, इतना पेन मांग रहे हो, बुक भी मांग लो, ये लो रखी हुई है एक्स्ट्रा। D is a point on side BC of triangle ABC। ज्योमेट्री मुश्किल इसलिए होती है, क्या मैथ मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि विजुलाइज नहीं हो पाता बिल्कुल भी। क्या दिया हुआ है इसमें? The first thing that I understand is कि ट्रायंगल दिया हुआ है, कुछ और समझ नहीं आएगा, ट्रायंगल तो समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल एबीसी है, आपने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया। D इज अ पॉइंट, D एक पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी BC साइड पर, तो यहां पर मैंने कोई भी एक पॉइंट D मार्क कर लिया, such that angle ADC, this angle ADC is equal to angle BAC। एंगल ADC is equal to angle BAC। गिवन नहीं दिया। अब ना मैं तो बहुत बोली कि नहीं ट्रायंगल का नाम दिया होगा जी, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है टू प्रूव में क्या, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। हाँ जी, अब यहाँ से हम क्या निकाले, कैसे सिमिलैरिटी प्रूव करें, राइट। आपको पता है ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बीपीटी होगी यूज या सिमिलैरिटी? बीपीटी कहीं लगती है यूज होने वाली? बीपीटी के लिए कंडीशन क्या होती है, उसकी फाउंडेशन क्या है, पैरेलल, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो नाउ हाउ विल आई नो कि मुझे क्या करना है। जो टू प्रूव है ना, पेंसिल उठाना अपनी, इसको ना देखना साइड्स की रेशो क्या होगी। ठीक है, एक CA है, CA, और साथ में दिया हुआ है CB, तो या तो CA और CB की रेशो बनेगी, समझ में आ गया, या तो ये रेशो बनेगी, और CA बाय CD दिया जाएगा, CB बाय CA। कौन सी रेशियो है दैट विल डिपेंड, पर मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई एक रेशियो होगी जिसे मुझे यूज करना है, या जिसे मुझे प्रूफ, ये मुझे प्रूव करने को कहा गया है, राइट। अब मैंने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल साइड्स ले रहे हैं हम, है ना। साइड्स के ऑपोजिट क्या होते हैं, एंगल्स, उन्हें इक्वल प्रूव करना है। तो CA के ऑपोजिट देखो एंगल कौन सा है, B। एक ये B है और एक ये D है, ठीक है ना। मुझे ये एंगल दिया हुआ है, ये भी दिख रहा है, ये B भी दिया हुआ है, ये तो आपस में इक्वल नहीं दिए हुए, ठीक है। अगर CA के ऑपोजिट एंगल B यहाँ पर है, तो CB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, A वाला। समझ में आ गई बात ये। CA के ऑपोजिट मैंने ये एंगल लिया, और CB के ऑपोजिट ये दिया, दोनों सेम ट्राइंगल में हो गए, इसका मतलब ये रेशियो नहीं बन रही, ये रेशियो बनेगी। समझ में आ गया, दोनों को मैच कर लेना। आपके अदर वे राउंड ले लो, चलो ऐसे मत लो, अगर ये समझ नहीं आता। आपको एंगल कौन सा दिया हुआ है, ए, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है,
BC, है ना। तो BC मेरा कहाँ आ रहा है, ये। और इसके साथ इक्वल एंगल कौन सा दिया हुआ है, D। D की ऑपोजिट साइड कौन सी है, सेकंड वाले में कैसे किया, ये दो एंगल्स इक्वल गिवन थे ना, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी दिख रही है, BC। और ये वाले की ऑपोजिट कौन सी दिख रही है, ये वाला। समझ में आ गया। और ये मैंने दो कैंसिल की थी बिकॉज AC और CB, AC ये हुआ और CB ये हुआ, है ना। BC के साथ अगर ट्रायंगल फॉर्म करना है तो वो ABC होगा, तो दोनों एक ही ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। अगर आप AC ले रहे हो तो दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसे कैंसिल किया। अदर वे राउंड क्लियर है। आपको एंगल जो इक्वल दिया है उसके अकॉर्डिंगली साइड्स ले लो, मतलब मुझे ये प्रूव करना है। आपको अब क्या लेना है, इन ट्रायंगल ACD, अगर मैं ट्रायंगल ACD ले रही हूँ तो साथ में कौन सा ट्रायंगल लूंगी, एंड ट्रायंगल ABD नहीं लेना, पूरा एंगल BA दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। A के साथ B मैच करेगा, C, और फिर D के साथ A मैच करेगा। समझ में आया कि नहीं, आरव, नहीं। देख, एंगल A था ये वाला, छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने ACD लिया ना, ट्रायंगल ACD लिया, ठीक है। ये A लिया, यहाँ से ये A, राइट। अब इसके साथ दूसरे वाले ट्रायंगल का B मैच होगा, बड़े वाले का। ये नहीं समझ में आता तो हमारा इक्वल एंगल कौन सा दिया हुआ है, इधर का D, बड़े वाले में कौन सा है, A। फिर दोनों में एक एंगल कॉमन होगा, अगर 90 नहीं दिया होगा, वो कॉमन एंगल कौन सा है, इसमें भी C, इसमें भी C, ठीक है। यहाँ रह गया B, और यहाँ पे कौन सा रह गया, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। समझ में आ गई, क्लियर हो गया, मतलब पता लग गई 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी इन दो में है, क्लियर हो गया। अब इसे सिमिलर प्रूव करो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCA। ACD and BCA, you'll write angle C is equal to angle ACD is equal to angle BCA, और इसे लिखोगे कॉमन। और फिर हमारे पास आएगा एंगल ADC। अब देखो, पहले A लिखा, फिर D लिखा, फिर C लिखा, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं लिख रही हूँ B, A और C। समझ में आ गया। तो क्या BAC बन रहा है ना, यहाँ से D और ये वाला BAC, ये मुझे क्या है गिवन। तो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA बाय कौन सा रूल है, SS बाय AA सिमिलैरिटी रूल, एंगल्स ले रही हूँ, बाय AA सिमिलैरिटी रूल। और इसके बाद लिखोगे AC अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन AC, तीनों साइड लिख दो, और जो हमें चाहिए वो अपनी पसंद से हमने यूज कर ली। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। कल से सबने टाइम पे आना है, अगर लेट हुए 1 मिनट भी तो आई विल नॉट लेट यू एंटर। यहाँ 3 बजे बैठे मिलो,